संसार में कोई मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। मायने नहीं रखता किसको कितनी दौलत मिली है, यहाँ राजा वही बनता है जो मेहनत करके खुद को लायक बनाता है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके इस चैनल खेल ग्राउंड का। मैं साथ ही आप सभी का धन्यवाद करता हूं आपके द्वारा दिए गए सुझावों के लिए, आपके द्वारा चैनल को पसंद करने के लिए और चैनल के कंटेंट को पसंद करने के लिए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं और मेरी टीम के सभी मेंबर अपनी पूरी जिम्मेदारी से आपके सुझावों पर अमल करेंगे और आपके जीवन में सुख, शांति, सफलता, समृद्धि के लिए हर संभव प्रयास करके उपयोगी एपिसोड बनाते रहेंगे। हर मनुष्य की कोई न कोई इच्छा या कामना होती ही है। जिनको क्लेश या कष्ट है वे इसका नाश चाहते हैं। जहाँ सुख हो वहाँ हमेशा सुख ही रहे, ऐसा संभव नहीं है। जहाँ दिन होता है वहाँ रात आएगी ही। सुख के बाद में दुख और दुख के बाद में सुख आएगा ही। ज्योतिष और धर्म का घनिष्ठ संबंध है। जहाँ ज्योतिष आपको दुर्योगों के बारे में संकेत करता है, वहीं धर्म उन दुर्योगों की निवृत्ति में सहायक होता है। ज्योतिष में जब यह पता चल जाता है कि कौन सा ग्रह अनिष्टकारी है अथवा निर्बल होने के कारण शुभ फल नहीं दे पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में धर्म की सहायता से उन ग्रह दोषों का निवारण किया जा सकता है। यदि आप अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, अपनी कामनाओं की पूर्ति चाहते हैं या समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो ज्योतिष भी एक माध्यम है आपकी जिज्ञासा का। कुंडली में कई राजयोग होते हैं, तो वहीं दुर्योग भी, जो आपकी मेहनत का फल या आपकी मेहनत को सफल नहीं होने देते। ऐसी स्थिति में आवश्यकता होती है कुंडली विश्लेषण की, या कारण जान करके उसका निवारण करने की, शुभ समय का फायदा उठाने की या प्रतिकूल समय के परिणामों से बचने की। साइड स्क्रीन पर एक महिला की कुंडली है जिसका हम हर भाव के अनुसार विश्लेषण करेंगे। स्क्रीन पर कुंडली दिखा करके समझाने का अर्थ यह है कि जो ज्योतिष को सीखने के, जानने के इच्छुक हैं उनके लिए उपयोगी हो, साथ ही जिनकी कुंडली में ऐसे योग है वे संभल जाएं। कारण क्या है यह समझने का प्रयास करें ताकि ज्योतिष के नाम पर आपको कोई मूर्ख न बना सके। इनका कुंभ लग्न है और तुला राशि है। स्वाति नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। कुंभ लग्न के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु आकारक माने जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह है कि दाम्पत्य सुख किसको मिलता है? जिसकी कुंडली है दाम्पत्य सुख उसको मिलता है, अर्थात उस जातक के शरीर को, मन को सुख या दुख मिलता है। इसलिए लग्न जिम्मेदार होता है। और इस कुंडली में लग्न का स्वामी ग्रह शनि दाम्पत्य सुख भाव में शत्रु राशि में स्थित है, अतः सुख मिलने में शनि की भूमिका यहाँ कमजोर मानी जाएगी। लग्न में केतु विराजमान है। जिस भाव में भी केतु होता है उस भाव के प्रति लालसा, इच्छा सबसे अधिक होती है। लग्न में केतु व्यक्ति को हाइपर एक्टिव बना देता है, बिना सोचे समझे निर्णय लेकर के पछतावे का कारण बनता है और हमेशा असंतुष्ट बना रहता है। केतु जिस भाव में होंगे उसका अधूरा फल ही मिलेगा। इसीलिए केतु को मारक भाव में शुभ माना जाता है। एक और प्रतिकूलता आती है कि लग्न पर शनि की दृष्टि है तो चंद्रमा पर भी शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि विनाशकारी मानी जाती है, यह आप सभी को पता ही है। धन भाव अर्थात सेकंड भाव का स्वामी है गुरु, और गुरु रोग भाव में उच्च राशि के हैं। एक स्त्री के लिए दाम्पत्य सुख का कारक बृहस्पति को, गुरु को माना जाता है। थर्ड हाउस अर्थात तृतीय भाव और दसम भाव के स्वामी है मंगल, और मंगल संतान भाव में अर्थात पंचम भाव में स्थित है। फोर्थ हाउस सुख भाव के स्वामी और नवम भाव भाग्य भाव के स्वामी है शुक्र, जो कि सप्तम भाव में शत्रु राशि में विराजमान है। शुक्र सप्तम भाव में दाम्पत्य सुख प्राप्ति के लिए शुभ नहीं माने जा सकते, क्योंकि यहाँ पर कारको भाव नाशाय वाला सिद्धांत काम करता है। पंचम भाव शिक्षा और संतान भाव और सुख भाव। अष्टम भाव के स्वामी है बुध, जो कि रोग भाव में स्थित है। बुध चंद्रमा के साथ में या कर्क राशि में शुभ नहीं माने जाते। बुध का अर्थ बुद्धि से, वाणी से भी जाना जाता है। इन्होंने अपने ही कर्मों से गृहस्थी को बर्बाद होने दिया। रोग भाव सिक्स हाउस के स्वामी चंद्रमा, जो कि भाग्य भाव में स्थित है, शनि से ग्रस्त है। चंद्रमा के आगे पीछे कोई भाव में कोई ग्रह नहीं हो, ऐसी स्थिति में चंद्रमा को नियंत्रित करना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर चंद्रमा मन मर्जी का मालिक बन जाता है। दाम्पत्य सुख भाव अर्थात सप्तम भाव के स्वामी सूर्य, और सूर्य स्वराशि में है। सूर्य के साथ में शुक्र, शनि और राहु ये तीनों भी स्थित है। सप्तम भाव में पापी ग्रहों की स्थिति ज़्यादा पीड़ा देने वाली है। सप्तम भाव में शुक्र है, जो कि कारको भाव नाशाय का फल देकर के दाम्पत्य सुख में कमी करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य सुख को जलाने का, तड़फाने का, तरसाने का काम करेंगे।
राहु को विच्छेदात्मक ग्रह कहा जाता है। प्रतिकूल भावों के अलावा राहु शुभ भावों में शुभ फल नहीं दे पाते। सप्तम भाव में तो राहु का शुभ फल देने का प्रश्न ही नहीं उठता। सप्तम भाव में शनि भी शुभ नहीं है। शनि एक विच्छेदात्मक ग्रह है जो वैवाहिक जीवन में नेगेटिविटी देंगे, नकारात्मक देंगे, संबंध तोड़ने का, दूरी बढ़ाने का काम करेंगे। शनि में केतु के अंतर्दशा में विवाह हुआ था और लगभग 1 वर्ष में अलगाव की स्थिति बन गई। इस महिला को झूठ बोलने की, तथ्यों को छिपाने की आदत थी। घर में पति और सास के अलावा और कोई सदस्य नहीं था, फिर भी अपने पियर वालों की सीख पर चलने से अपनी गृहस्थी बर्बाद कर दी। अब इसे ग्रहों की स्थिति कहेंगे या किस्मत कहेंगे। जब कुंडली मिलान करके देखा गया तो मात्र 12.5 गुण ही मिले। जब इनके पेरेंट्स या इनके जो भी संबंधी उनसे पूछा गया कि क्या आपने कुंडली मिलाई थी, तो उन्होंने इनकार कर दिया कि बिन माँ बाप की बच्ची की शादी हो रही है तो अब क्या कुंडली मिलाना। तो प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि क्या इस स्थिति को टाला जा सकता था। तो आइए अब साथ में इनके पति की कुंडली का भी विश्लेषण करें। साइड स्क्रीन पर पति की कुंडली भी आप देख सकते हैं। मिथुन लग्न और मीन राशि है। रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। मिथुन लग्न के लिए सूर्य, मंगल और बृहस्पति अकारक होते हैं। दाम्पत्य सुख की दूरी भोग सुख को माना जाता है और इसके लिए शुक्र को प्रधानता दी जाती है। एक पुरुष की कुंडली में दाम्पत्य सुख के लिए शुक्र की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म कुंडली में शुक्र नीच राशि स्थित है और मंगल के साथ में विराजमान है। नवांश कुंडली में भी शुक्र मंगल के साथ में स्थित है। सप्तमेश गुरु है जो कि नाश भाव में स्थित होकर के सप्तम भाव से षडाष्टक कर रहे हैं। और विशेष बात तो यह है कि शुक्र में गुरु की अंतर्दशा में इनका विवाह हुआ। यदि विवाह से पहले भली प्रकार कुंडली मिलान करते तो अवश्य ही ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था। हमेशा विवाह का फैसला दबाव में आकर के या जल्दबाजी में आकर के नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवाह के फैसले का असर आपकी पूरी जिंदगी को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है। इस एपिसोड या इस कुंडली का विश्लेषण का उद्देश्य यही बताना है कि जीवन में जब भी बड़े फैसले लेने हो, वर्तमान समय की आने वाले भविष्य को जानने की आवश्यकता पड़ती है। ज्योतिष इसमें सहायक तो हो सकता है लेकिन पूर्ण जिम्मेदार नहीं बन सकता, क्योंकि कर्म आपको करने पड़ते हैं। जन्म कुंडली के ग्रहों को समझ करके आप अपने कर्मों को नियंत्रित कर सकते हैं। तो इन कर्मों को ही उपाय कहा जाता है। तो उपाय आपके शरीर के 5 तत्वों को नियंत्रित करते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि दाम्पत्य सुख के लिए आपको कुंडली में कौन कौन से अशुभ योग हैं जिनसे ध्यान देना चाहिए, ये जिन योगों से बचने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म में किसी वर और कन्या के विवाह से पहले कुंडली मिलान करके दोनों के गुणों का मिलान किया जाता है। अगर कुंडली के मिलान में गुण सही ढंग से नहीं मिल पा रहे हैं तो वैवाहिक जीवन में परेशानी आती है। ज्योतिष के अनुसार अगर वर और कन्या की कुंडली में गण दोष, भकुट दोष, नाड़ी दोष, द्विद्वादश दोष हो तो विवाह के बाद में पति पत्नी के बीच में मन मुटाव रहता है। दूसरा नंबर, ज्योतिष शास्त्र में मंगल ग्रह को ऊर्जा और पराक्रम का कारक ग्रह माना जाता है। अगर किसी वर की कुंडली में मंगल दोष है तो उसकी शादी मंगली कुंडली से करना शुभ होता है, और अगर वर में मंगल दोष है और कन्या में यह दोष नहीं है तो फिर भी शादी हो जाती है। तो दोनों के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी ज्योतिष का काम करते हैं उन लोगों को सुदर्शन पद्धति अपनानी चाहिए, अर्थात जन्म लग्न, चंद्र लग्न, सूर्य लग्न, इन तीनों लग्नों से मंगली कुंडली है या नहीं ये देखना चाहिए। तीसरा पॉइंट, ज्योतिष गणना के अनुसार गुरु और शुक्र ग्रह विवाह के कारक ग्रह होते हैं। ऐसे में अगर कुंडली में गुरु या फिर शुक्र ग्रह नीच राशि में हो, इनका संबंध कुंडली के 7वें भाव से बन रहा हो तो वैवाहिक जीवन में हमेशा कटुता आती है। 4th नंबर, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी जातक की कुंडली में अगर 7वें भाव के स्वामी 6ठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित हो तो लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। पॉइंट नंबर 5, जब किसी जातक की कुंडली में राहु और चंद्रमा नीच राशि में स्थित हो तो इनका संबंध कुंडली के 7वें भाव से बन रहा हो तो जीवन साथी के बीच में शक और मतभेद ज़्यादा पैदा होंगे, अर्थात एक मिसअंडरस्टैंडिंग की स्थिति, वहम की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6, जब कुंडली में कोई ग्रह नीच का या फिर 7वें भाव में विराजमान हो, लग्न में विराजमान हो तो अक्सर पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इन कुंडलियों पर चर्चा करने का अर्थ यही था कि कई बार समस्या कहीं और होती है लेकिन सामने वाला दिखाना कहीं और चाहता है। ऐसे में एक ज्योतिषी की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि सामने बैठे यजमान को भरोसा दिलाए कि किसको उपाय की ज़रूरत है और क्यों ज़रूरत है। गलती किसी की भी नहीं है, समय की प्रतिकूलता या समय ही प्रतिकूलता देता है। हम जो किस्मत लेकर के जन्म लेते हैं उसको भोगना पड़ता है। ध्यान पड़ जाए कि कैसे इस पीड़ा को सहन किया जाए तो समस्या का निवारण हो सकता है।
यदि आपके परिवार में, आपके घर में, आपके फ्रेंड सर्कल में भी ऐसे ही कोई दंपति जिनके बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा है या मिसअंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में उनकी कुंडलियाँ भेजिए ऑफिस में, हेड ऑफिस में, ताकि उनकी कुंडली देख करके आपको बताया जा सके कि उनको क्या उपाय करने चाहिए, या अगर वो तलाक के दरवाजे पर है तो क्या तलाक लेना सही रहेगा या उनको वापस रीजॉइन होना चाहिए। ये सब कुछ उनकी कुंडली पे डिपेंड करता है। लेकिन प्रैक्टिकल होकर के उपाय के बारे में या प्रैक्टिकल होकर के स्थिति को समझना भी जरूरी है। जब जीवन में समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, समय समय पर करवाना चाहिए, 1 वर्ष में 1 बार जरूर करवाना चाहिए, ताकि आने वाले समय की आपको झलक मिल जाए। यदि आने वाला समय अच्छा है तो आपका जीवन अच्छा होगा, आप जीवन में सुख, समृद्धि सब कुछ पाएंगे। और यदि समय नेगेटिव है तो क्या होगा, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो उस नुकसान से बचा जा सकता है आपको पहले से अलर्ट होकर के। आपको जब भी जिज्ञासा हो अपनी कुंडली विश्लेषण की, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। वो अपॉइंटमेंट चाहे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए हो सकता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हो सकता है। आप कोई भी कंट्री में रहते हो, कोई भी शहर में रहते हो, अपने घर बैठे हुए अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। अपने बारे में, अपने परिवार वालों के बारे में जान सकते हैं। समस्याएं कितनी भी गंभीर हो या समस्याएं कितनी भी पर्सनल से पर्सनल हो, उनके बारे में डिस्कस किया जा सकता है। मैं और आप ही बात करेंगे, बीच में तीसरा कोई भी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आप अपनी सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। धन्यवाद।